मीना एक बहुत ही गरीब विधवा औरत थी और वो कामिनी नाम की एक औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मीना अपनी 5 साल की बेटी के साथ कामिनी के दिए हुए एक पुराने कमरे में रहती थी। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी बेटी रूबी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी मालकिन कामिनी आ जाती है। तेरे कामचोर नालायक, घर में सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तू यहाँ अपनी बेटी को सजाने संवारने में बिजी है। मालकिन, बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मालकिन, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी ना। लेकिन तेरी इस नौटंकी के चक्कर में न जाने मेरा रोज कितना समय बर्बाद हो जाता है। मैं कोई पैसे पेड़ से तोड़ कर नहीं लाती हूँ जो तुझे ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगी। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? वो बेचारी तो दिन भर आप ही के घर के काम में बिजी रहती है, फिर भी आप कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी मम्मी को हमेशा परेशान करती रहती हो। आप बहुत गंदी हो। ये बातें सुनकर कामिनी का खून खौल जाता है और वो एक मोटा सा डंडा लेकर रूबी की खूब पिटाई करने लगती है। कल की छोकरी, इसकी तो ज्यादा ही जबान चलने लगी है। मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ये छोटी बच्ची है मालकिन, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कुछ दिनों से इसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। इसके बाद कामिनी रूबी का स्कूल बैग उठाकर उसे जलते हुए चूल्हे में फेंक देती है। तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से ये नाटक नौटंकी बंद करो और तुम जल्दी से काम पर आ जा, वरना मैं तुझे नौकरी और मेरे घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। माँ, आपकी ये मालकिन कामिनी आंटी हम पर इतना अत्याचार क्यों करती है? आप यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चलती माँ? बेटी, मैं क्या करूं? मेरे जैसी विधवा औरत को इस जालिम दुनिया के सभी दुख झेलने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी बहुत ही अच्छे से परवरिश करूंगी ताकि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते ही मीना की आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने खेत में खुदाई का काम कर रही थी। तभी मीना को जमीन के अंदर से एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा आम देखा है, वो भी जमीन के अंदर। तभी उस आम के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर मीना कुल्हाड़ी उठाती है और आम को काट देती है, जिसके बाद उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है! इस आम के अंदर से बच्ची बाहर निकल आई, लेकिन ये बच्ची आम के अंदर आई कैसे होगी? कुछ भी हो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद मीना उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसका नाम रूबी रखती है। उस दिन से मीना रूबी का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगती है। मीना अपने बीते दिनों को याद कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से कामिनी फिर से आ जाती है। हे भगवान, तू अभी तक यहाँ पर खड़ी है? जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर दे, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जिसके बाद मीना घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कामिनी अपनी सहेली के साथ बैठकर मजे से टीवी देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीना घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक मीना से गलती से टीवी गिर जाता है और वो चकनाचूर हो जाता है,
जिसके बाद कामिनी अपनी सहेली के साथ गुस्से में टीवी के पास आती है। अरे बाप रे, तेरी नौकरानी ने तो तेरा ये नया वाला टीवी तोड़ दिया। ये तो तू लंदन से 5 लाख रुपए में लाई थी ना? लगता है इसने जलन में आकर तेरा नया टीवी तोड़ दिया। सच में तेरी नौकरानी तो बहुत ही बुरी है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये टीवी मैं लंदन से ही लाई थी। इससे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती है, इसीलिए इसने मेरी टीवी तोड़ दी। हाँ तो फिर खड़ी खड़ी इसका मुंह क्यों देख रही है? उठा डंडा और इसकी अकल ठिकाने लगा दे। उसकी सहेली ऐसा कह ही रही थी कि तभी कामिनी का पति वहाँ पर आ जाता है और अपनी नई टीवी को टूटा हुआ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे मीना की एक मोटे से डंडे से पिटाई करने लगता है। इतना मार खाने से मीना को बहुत सारी चोट लग जाती है और वो दर्द से रोने लगती है। इस मनहूस ने तो सच में हमारा जीना हराम कर रखा है। इसकी वजह से हमेशा मेरे घर में कोई न कोई नुकसान हो ही जाता है। कामिनी का पति मीना को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसके बाद वो लोग मीना और उसकी बेटी रूबी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी मीना अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मीना दर्द और तकलीफ से जमीन पर गिर जाती है और थोड़े समय में ही मीना वहीं पर मर जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रूबी जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ, माँ उठो ना, माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, माँ, माँ। ये देखकर मीना के मालिक और मालकिन बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो मर गई। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ रूबी बेचारी अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रो रही होती है। हे भगवान, अब ये लड़की गांव वालों को जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। इन दोनों को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो लोग मीना की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। साथ ही वो लोग रूबी के हाथ पैर भी बांध देते हैं और मीना के साथ ही अपनी डिग्गी में उसे भी रख लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर मीना रूबी को आम के फल के अंदर से मिली थी। फिर वो लोग मीना और रूबी को गाड़ी से निकालकर उस खेत में रख देते हैं। चलो भाग्यवान, सबसे पहले हम इस बच्ची का गला घोटकर इसे जमीन में दफना देते हैं। हाँ जी, रुकिए, इस छोटी चुड़ैल को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर कामिनी रूबी का गला दबाने लगती है। तभी अचानक रूबी के शरीर से एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट होती है, जिसके कारण कामिनी को बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगने लगता है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरा पैर। अजी सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या? इस लड़की के शरीर में अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे प्रकट हो गई? ये सब क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी रूबी के शरीर से निकली हुई रोशनी देखकर बहुत ही हैरान थे कि तभी अचानक उन दोनों के सामने एक परी प्रकट होती है। फिर वो परी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे बाप रे, ये परी क्या कह रही है? ये रूबी क्या इसकी बेटी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक जादुई आम में छुपाकर अपने से दूर कर दिया था ताकि ये महफूज रह सके। लेकिन तुम दोनों दुष्टों ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाग्यवान, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो जल्दी से भागो यहाँ से।
हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से उनकी कार में आग लगाकर उसे जलाकर राख कर देती है। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी पैदल ही भागने लगते हैं। जिसके बाद परी अपने जादू से एक तलवार उन दोनों के पीछे छोड़ देती है। देखते ही देखते वो तलवार उन दोनों के आर पार होकर निकल जाती है, जिससे वो दोनों पति पत्नी वहीं पर मर जाते हैं। फिर परी अपनी जादुई शक्तियों से मीना को फिर से जीवित कर देती है और वो उन दोनों को अपने साथ परीलोक लेकर चली जाती है। जिसके बाद वो सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। परीलोक में सुनैना नाम की एक परी रहा करती थी। कुछ समय पहले उसकी कबीर नाम के एक परी से शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन सुनैना परी गर्भवती हो जाती है। आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन है, लेकिन परीलोक में तो बर्गर कहीं नहीं मिलता। मैं एक काम करती हूँ, पृथ्वीलोक पर चली जाती हूँ, वहीं एक बड़ा और टेस्टी सा बर्गर खाकर आऊंगी। उसके बाद परी पृथ्वीलोक पर चली जाती है और बर्गर खाने लगती है। इसी तरह आए दिन उसका कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता था और वो पृथ्वीलोक पर खाने जाया करती थी। एक दिन वो पृथ्वीलोक पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में स्वादिष्ट सेब का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है और कितने मीठे मीठे सेब हैं। लेकिन बादलों में सेब का पेड़ कैसे लग सकता है? लगता है ये कोई अनोखा पेड़ है, मुझे एक सेब खा लेना चाहिए। उसके बाद सुनैना परी उस पेड़ के पास जाती है और उस सेब को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। ठहर जा परी, तू मेरे इस पेड़ के पास क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सेब का पेड़ आपका है। पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने एक भी सेब नहीं खाया है। तूने सेब नहीं खाया तो क्या हुआ? देख, तूने मेरे कितने सेबों को नुकसान पहुँचाया है। कितने वर्षों की मेहनत से मेरा ये सेब का पेड़ इतना बड़ा हुआ है और तूने एक सेकंड में इसको तहस नहस कर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी परी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गर्भवती हूँ, आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुँचाइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है परी कि तू मुझसे युद्ध नहीं कर सकती। वैसे भी परियों से मेरी खास दुश्मनी है। परियों ने मुझे उठाकर अपने परीलोक से बाहर फेंक दिया था। आज तुझे सजा देकर वो बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद राक्षस परी को भी एक सेब बना देता है और पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अब तो जिंदगी भर सेब बनकर इस पेड़ पर लटकी रहेगी। तुझे अब यहाँ से कोई आजाद नहीं करा पाएगा। जब तेरा बच्चा हो जाएगा तब मैं उसे भी ले जाऊंगा और उस बच्चे को अपनी राक्षस सेना में शामिल कर लूंगा। उसके बाद तेरा बच्चा मेरा हथियार बनकर सारे परिलोक को खत्म कर देगा। इतना कहकर राक्षस वहाँ से चला जाता है। राक्षस सुल्तानपुर नाम के एक गांव में एक गुफा बनाकर रहता था। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था और गांव के मासूम बच्चों को उठाकर ले जाता था। एक दिन वो उसी गांव में जाता है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, राक्षस आया है। अपने बच्चों को छुपा लो, नहीं तो राक्षस उन सबको उठा ले जाएगा। भागो जल्दी। जहाँ छुपना है छुप जाओ मूर्खो। कब तक अपने बच्चों को छुपाओगे मुझसे? मैं उन बच्चों को पाताल लोक तक ढूंढ लूंगा। उसके बाद राक्षस गांव के कुछ बच्चों को पकड़ कर ले आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्यों ले जा रहे हो तुम? आखिर हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोटे हैं, नादान हैं, इन्हें छोड़कर हमें ले जाओ। हमारे बच्चों को छोड़ दो। ए पागल औरत, तेरा क्या मैं अचार डालूंगा? ये बच्चे मासूम हैं, नादान हैं। जैसा मैं इन्हें बनाऊंगा ये वैसे ही बनेंगे। मुझे अपनी राक्षस सेना की एक फौज बनानी है। उसी की बदौलत मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। चलो यहाँ से। हमें बचाओ, हमें बचाओ माँ, हमें बचाओ, मीना जी बचाओ हमें। राक्षस बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है।
ये सब नजारा एक परी देख रही थी। इन गांव वालों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाकर रानी परी को सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद वो परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। मैं भी चाहती हूँ कि गांव वालों की तुम मदद करो और उस दुष्ट राक्षस को खत्म कर दो, लेकिन वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो चुका है। उसको हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन रानी माँ, अगर राक्षस की शक्तियाँ ऐसे ही बढ़ती गयी, तो बहुत जल्द वो हमारे परिलोक पर भी आक्रमण कर देगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा। रानी माँ, हमें गांव वालों के साथ अपनी भी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिलोक को कुछ नहीं होने दूंगी और गांव वालों की भी रक्षा करूंगी। उसके बाद रानी परी अपने गुरु के पास जाती है। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल एक राक्षस ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है। कुछ समय पहले हमने उसे परिलोक से बाहर कर दिया था। अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है गुरुजी। उसका सामना करना हमारे लिए नामुमकिन है। अब आप ही बताइए, हम गांव वालों की कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे अपने परिलोक को बचा सकते हैं? मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। उसके बाद उनके गुरुजी अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस राक्षस को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। लेकिन गुरुजी, कुछ तो उपाय होगा। आखिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उसके बाद गुरुजी रानी परी को उसे जादुई सेब के पेड़ के पास ले जाते हैं। ये देखो, ये जादुई सेब का पेड़ है। ये सेब देख रही हो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे परिलोक की सुनैना परी है। गुरुजी की ये बात सुनकर रानी परी घबरा जाती हैं। क्या हमारी सुनैना की ये हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी परी, मेरी ये हालत उस दुष्ट राक्षस ने की है। मैं गर्भवती हूँ रानी परी, मुझे बचा लीजिए। वो परी गर्भवती है। कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर सा बच्चा होगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा। वही बच्चा उस राक्षस का अंत करेगा। उसके हाथों ही राक्षस की मौत निश्चित है। ये सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन गुरुजी, वो इतना शक्तिशाली और दुष्ट है और ये बच्चा तो मासूम है, जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। वो उसे कैसे मार सकता है गुरुजी? वो कोई मामूली बच्चा नहीं होगा, वो एक शक्तिशाली बच्चा होगा। बस हमें इस सेब की रक्षा करनी होगी और थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद सुनैना परी का वो छोटा बच्चा बाहर निकलता है। गुरुजी, बच्चे ने तो जन्म ले लिया है। गुरुजी, मैं उसे राजमहल में ले जाती हूँ। नहीं, उस बच्चे को हाथ भी मत लगाना। उसका जन्म उस पेड़ पर हुआ है और वो बच्चा उस पेड़ पर ही बड़ा होगा और उसे वहाँ से लेकर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़े समय के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। माँ, आपकी ये हालत किसने की? माँ, आप मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना परी अपने बेटे को वो सारी बातें बताती है। आप मुझे इजाजत दीजिए माँ, मैं उस दुष्ट राक्षस को मार कर आपको आजाद कर दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वो बहुत ही खतरनाक राक्षस है। उसके बाद वो बच्चा सुल्तानपुर गांव में जाता है। वहाँ राक्षस गांव के बच्चों को ही पकड़ रहा था। दुष्ट राक्षस, हमारे बच्चों को छोड़ दे, उन्हें लेकर मत जा। ऊपर वाला तुझे कभी नहीं माफ करेगा राक्षस। बेवकूफ गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा। ठहर जाओ, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस उस बच्चे को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे वाह, परी का बच्चा। ठीक है, मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी सेना में शामिल होना होगा। राक्षस उस बच्चे को पकड़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा राक्षस के सर पर बैठ जाता है। अरे तू हाथी का बच्चा है या परी का? इतना भारी कैसे हो सकता है? उतर जा मेरे सर पर से, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। राक्षस अंकल, अब तो मैं तभी उतरूंगा जब तुम्हारा दम निकलेगा। थोड़ी देर बाद राक्षस मर जाता है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुनैना परी भी सेब से परी के रूप में आ जाती है और अपने बच्चे को गले से लगा लेती है।
बहुत साल पहले की बात है। रायगढ़ नाम के एक गांव में चमेली नाम की एक औरत अनाथ आश्रम चलाया करती थी। वो अपने यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखती थी। उन्हीं लड़कियों में 5 बहनें भी थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए तब से ही वो 5 बहनें उसी अनाथ आश्रम में रहती थीं। अनाथ आश्रम की मालकिन चमेली उन सभी लोगों से आश्रम में सारे काम करवाती थी और साथ ही साथ उन्हें बाहर ले जाकर उनसे मजदूरी भी करवाती थी। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी वो उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो चमेली उन्हें बहुत मारती थी। फिर ऐसे ही एक दिन चमेली उन 5 बहनों को कंगना नाम की एक औरत के खेत में ले जाती है। सुनो, तुम 5 को इसके खेत में काम करना है। अच्छी तरह से काम करना, वरना तुम सब जानती हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं एक एक की खाल खींच लूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुमने हमसे बहुत गुलामी करवा ली, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हमें जाने दो, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही चमेली प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या कहा तूने? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे मार खाए ज्यादा दिन हो गए हैं। रुक तू जरा, वापस चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर चमेली के डर से सभी बहनें खेतों में काम करने लगती हैं। उन दिनों चिलचिलाती गर्मी का मौसम चल रहा था। तपती धूप में काम करने की वजह से 5 बहनों को बहुत प्यास लगती है। मालकिन, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। यहाँ कंगना आराम से पेड़ के नीचे ठंडा शरबत पीते हुए मुस्कुराने लगती है। मैंने तुम सबके बदले चमेली को ढेर सारे पैसे दिए हैं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा। चलो अब चुपचाप काम करो। ये सुनकर बेचारी 5 बहनें बहुत उदास हो जाती हैं और फिर से खेत में काम करना शुरू कर देती हैं। वो काफी देर तक काम करती रहती हैं और आखिरकार शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और उन्हें छुट्टी मिलती है। उसके बाद वो 5 बहनें वापस से अनाथ आश्रम चली जाती हैं। लेकिन अनाथ आश्रम में चमेली हमेशा की तरह उन्हें नामात्र खाना ही देती है। ये देख 5 बहनें रोने लगती हैं। अगले दिन चमेली फिर से 5 बहनों को खेत में काम करवाने के लिए ले जाती है। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। मैं और काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा सर चकरा रहा है। फिर तेज गर्मी की वजह से एक एक कर सभी लड़कियां बेहोश होने लगती हैं। ये देख कंगना को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकने लगती है। उसके बाद वो डंडे से 5 बहनों को मार मार कर उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी खेत से गुजर रहा एक सांप ये सब कुछ देख लेता है। कंगना की बेरहमी देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप आकर कंगना के पैर में काट लेता है। अरे मुझे सांप ने काट लिया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। सांप के जहर के कारण थोड़ी ही देर में वो औरत तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो सांप उन सभी बहनों को बारी बारी से काटने लगता है और उन्हें होश में ला देता है। फिर वो 5 बहनें उठकर खड़ी हो जाती हैं। सुनो लड़कियों, तुम पर अत्याचार करने वाली औरत को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर वो 5 बहनें हैरान हो जाती हैं। शायद तुम सब यही सोच रही हो ना कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ।
दरअसल मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत पाप किए थे, जिस वजह से मैं एक सांप के रूप में बदल गया हूँ। इसलिए अच्छे काम करके अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम पांचों की मदद करना चाहता हूँ। फिर वो सांप जाने लगता है और पांचों बहनें उस सांप के पीछे पीछे चलने लगती हैं। फिर सांप उन पांचों बहनों को पास के जंगल में ले आता है। वहाँ नदी के किनारे ढेर सारे सोने के गमले में चमकदार फूल लगे हुए थे। चलो अब तुम पांचों ये फूल तोड़कर खा लो, ये जादुई फूल है। सांप के कहने पर पांचों बहनें सर हिलाती हैं और जादुई फूल तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं। और अगले ही पल उन सभी के शरीर पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सूट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये सूट कितने प्यारे हैं और ये हम पर कितने अच्छे लग रही हैं। तभी वो सांप उनसे कहता है, आज से तुम सब जब भी चाहोगी ये जादुई सूट तुम्हारे ऊपर बर्फ की या पानी की बारिश कर देंगे और साथ ही इनकी शक्ति से तुम सब हवा में उड़ भी सकती हो। अब तुम पांचों इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। ये सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें हवा में उड़ने लगती हैं और उड़ते हुए गांव से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद पांचों बहनें एक बाजार के पास पहुंच जाती हैं। तभी उनमें से एक बहन कहती है, हम लोगों के सामने बर्फ की बारिश करते हुए अपनी उड़ने वाली कला से तरह तरह के करतब दिखाएंगे। इससे खुश होकर लोग हमें पैसे देंगे, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज से हम यही करेंगे। उसके बाद दो बहनें अपनी जादुई सूट से हवा में उड़ते हुए बारिश करवाती हैं और दूसरी तीन बहनें वहाँ पर अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाने लगती हैं। तपती धूप में बर्फ की बारिश के नीचे खड़े होकर कलाबाजियाँ देखते हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। उसके बाद वो लोग उन पांचों बहनों को ढेर सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे मिलने से पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर अपनी अपनी मनपसंद का खाना खरीदकर खाने लगती हैं। उस दिन के बाद से पांचों बहनें इसी तरह लोगों को कलाबाजियाँ दिखाकर पैसे कमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर एक दिन चमेली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। मुझसे बचकर तुम सब यहाँ मजे से रह रही हो, मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक बड़े से डंडे से उन पांचों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार पांचों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और तभी दो बहन चमेली का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती हैं। तूने अब तक हम पर बहुत अत्याचार किए हैं लालची औरत, लेकिन अब नहीं, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दोनों बहनें चमेली को हवा में उड़ाते हुए दूर लेकर जाती हैं और एक खाई के पास ले जाकर उसे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही चमेली अपना दम तोड़ देती है। इस तरह उसे उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।